वो कब्ज़ जो है ना ये तमाम बीमारियों की जड़ है। इंसुलिन जो दी जाती है, तो वो एक दफ़ा लगाते हैं, कहते हैं रात को नहीं लगाऊँगा क्योंकि रात को शुगर कम हो जाती है। उसके बाद फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। ये है कि शुगर के मरीज़ में दिल की तकलीफ़ होने का इम्कान 4 गुना, 8 गुना तक भी बढ़ जाता है। ज़्यादातर इसमें जो पेशेंट्स हैं वो 60 टू 70% दे आर फीमेल्स और बाकी 20% के करीब जो हैं वो मेल। हेपेटाइटिस पहले तो बहुत ज़्यादा था, फिर हेपेटाइटिस सी और उसके कॉम्प्लिकेशंस, हेपेटाइटिस बी और इसके रिलेटेड बात कर लेते हैं कि ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं कि जी आपका तो दिल का अटैक हो गया और मरीज को पता भी नहीं है हाँ जी। कि जी वो हो गया, क्योंकि उसमें कई दफ़ा ओल्ड एज में और शुगर के मरीज़ों में जो है वो सीने में दर्द नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर हसन महमूद खोखर साहब और इनका तजर्बा है, पिछले 25 साल से मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और चैलेंजिंग केसेस और डिफ़िकल्ट केसेस में इनका जो है बड़ी कामयाबी से उसको उनका हल ढूंढते हैं और बड़ी कामयाबी से उसका इलाज करते हैं। तशख़ीस व इलाज में चूँकि 25 साल का तजर्बा रखते हैं, इसलिए आज हमारी कोशिश होगी कि हम इनके जो तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। तो चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट केसेस पे तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस कॉमन बीमारी से जो अब हर घर का हिस्सा है। उसे हम शुगर कह लें, ज़ियाबितस कह लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो सर ज़ियाबितस से शुरू करते हैं, वो तो अब घर का मसला है। हाँ जी बिल्कुल आरिफ साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन इशू बन चुका है और हमारी आबादी भी माशाल्लाह बहुत है। और उसी लिहाज से ये है कि शुगर जो है वो भी पाकिस्तान तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि पहले टॉप 3-4 कंट्रीज़ में अनफॉर्चुनेटली हम फाल कर रहे हैं। तो हमारे पास तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा के पेशेंट इस वक्त जो है ना शुगर वो मौजूद हैं पूरे ज़ियाबितस है, पाकिस्तान में। जो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है और इसमें अभी मैं वो पेशेंट शामिल नहीं कर रहा जो कि अनडायग्नोज्ड हैं, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी चेक नहीं कराई। जी, और इसमें एक अच्छा खासा वो पोर्शन भी है पेशेंट्स का जो कि प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है उनकी शुगर, मगर उनको शुगर हुई भी नहीं है, होने वाली है। मगर होने वाली है। जी सर। तो चूँकि सर ये हर घर का मसला है, अब आप कहीं भी किसी भी महफ़िल में जाएँ तो बंदा बताता है कि मुझे शुगर हो रही है। तो इस पे क्या आप कहेंगे कि क्या करना चाहिए हमें? कैसे बचें इससे? इसमें हमारे लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अब जिस तरह के हम लोग यहाँ साहिवाल में हमारा ज़्यादातर एरिया तो रूरल ही है और ज़्यादातर पेशेंट्स नंबर भी हमारे इर्द गिर्द के गाँव से मज़ाफ़ात से आते हैं। तो इसमें अवेयरनेस हम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह के अभी आपने ये एक प्रोग्राम भी शुरू किया है कि लोगों में शुगर के मतलब जो है वो आगाही जो है वो दी जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें शुगर है और वो कि और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चेक भी नहीं करवाते जी, और फिर एक ऐसे लोग हैं जो कि हाई रिस्क हैं और वो एक आध दफ़ा उन्होंने कराई भी थी तो मगर उन्होंने वो जिस तरह एक बंदा स्टेट ऑफ डिनाइल में होता है, नहीं जी मैंने तो उस दिन मीठा लिया हुआ था तो मिठाई खाई थी तो उस दिन आ गई थी, वैसे मुझे शुगर नहीं है, हमारी तो फैमिली में भी शुगर नहीं है, वो उसको मानते भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, इसमें बताने की ज़रूरत है लोगों को कि ये जनाब बहुत ही कॉमन मर्ज़ है, हर घर में है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन जो हमारा ये रीजन है इसमें ये जेनेटिक्स के अंदर ये चीज़ है और बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि लोग, इसका सादा सा टेस्ट है तो अब तो रिकमेंडेशन भी है तकरीबन आ गई कि तकरीबन 35 साल से ऊपर जो हमारे मर्द और ख़वातीन हैं वो साल में एक दफ़ा ज़रूर अपनी शुगर चेक करवाएं, अगर हो सके तो नाश्ते से पहले। सिंपल सा टेस्ट है, बहुत महंगा भी नहीं, बिल्कुल आसान। सर जब आप किसी पेशेंट को कहें कि आप शुगर का टेस्ट करवाएँ, तो वो अक्सर पुराने ज़माने में जैसे वो सोचते हैं उस हिसाब से बड़े-बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं मेरा तो ज़ख्म ठीक हो जाता है, मुझे तो पेशाब ज़्यादा नहीं आता, मैं क्यों करवाऊँ? मेरा तो सब ठीक है। हाँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है लोगों में कि जी मुझे तो कोई लामत ही नहीं है डॉक्टर साहब, तो मैं कह रहा हूँ ये लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि एक अच्छा खासा सेगमेंट हमारे पास शुगर के पेशेंट्स का है जिनमें अलामत नहीं आती हैं बिल्कुल, या बहुत थकावट होती है
और उसके अलावा कुछ उसमें शुरू शुरू में तो कोई ये अलामत नहीं आती। ये जो पेशाब का ज़्यादा आना है और बहुत ज़्यादा प्यास लगना है, हाथ पाँव जलना है, ये तो बहुत आप कह लें कि तकरीबन 10 में से 3 या 4 में आएंगे। मगर बाकी जो 5-6 पेशेंट हैं उनमें तो वो बिल्कुल साइलेंट जो है वो शुगर चल रही होती है और सिवाय थकावट के और कुछ भी नहीं होता, और वो लोग इससे बिल्कुल अनअवेयर होते हैं कि उनको शुगर है। सर अब शुगर अगर अनकंट्रोल लोगों की चलती रहे, लोगों को पता भी ना चले, तो ये आंखों से लेके दिल को, गुर्दों को, सबको मुतासर करती है और बड़ी देर से कई दफ़ा पता चलता है। हमारे यहाँ पहले वो हकीम हमारे बोलते थे यहाँ के, जी वो कब्ज़ जो है ना ये तमाम बीमारियों की जड़ है। तो मॉडर्न दौर में हम लोग ये कहते हैं कि ये तमाम जो अक्सर बीमारियां हैं ना, वो शुगर जन्म देती है। जी। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो आप एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं, आपने भी देखे हैं, जिनको 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, एक बड़ी अच्छी माशाल्लाह वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सेगमेंट भी है कि जो कि शुरू में जो टाइम था इलाज का, परहेज़ का, उन्होंने उसको मुकम्मल इग्नोर किया जी कि हमें तो है ही नहीं, अगर है तो मैंने तो मुझे तो कोई अलामत ही कोई नहीं, डॉक्टर खाम खा दवाइयाँ दे रहे हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट होंगे, मैं क्यों लाऊं। तो वो डॉक्टर की एडवाइस को भी कई दफ़ा जो है वो स्पेशलिस्ट की एडवाइस को भी इग्नोर कर देते हैं। तो वो लामहला जो एक गोल्डन पीरियड होता है बीमारी का, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 5-10 साल 7 साल, जिसमें कि आप उसको बर वक्त जो है वो परहेज से या इलाज से या वाक से कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसको ज़ाया कर देते हैं। जी। और जिस तरह आपने कहा कि वो कई दफ़ा फिर वो पाँव ख़राब होता है, ये तो खासी लेट स्टेज होती है जी कि आपका पाँव ख़राब हो या कोई, वो तो एक किस्म की फिर पेचीदगी आ गई ना, फिर शुगर तो नहीं रही ना जी। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि पेचीदगी होने से पहले पहले ही आपने इसका इलाज करना है, ताकि आप खुद भी सेहतमंद रहें और अपनी फैमिली की लुक आफ्टर भी कर सकें। सर एक बहुत कामन चीज़ आती है कि लोग कहते हैं कि मैनू पता चल जाता मेरी शुगर किदों ज़्यादा होंगी तो मैं उदों ही गोली खाना। ये आपने सुना होगा। वो मरीज़ को कहें कि आप दवाई रेगुलर क्यों नहीं लेते? नहीं, मुझे पता चल जाता है मेरी सर में दर्द होता है, मुझे पता चल जाता है मेरी शुगर, तो फिर ही मैं दवाई खाता हूँ, रोज़ाना नहीं खाता। कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर है वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं और इर्द गिर्द अपने दोस्तों से शेयर भी करते हैं एक्सपीरियंस, सुनते भी रहते हैं बातों को। तो ये बात ठीक है कि कुछ लोगों में फॉर एग्जांपल शुगर ज़्यादा है जिस्म में, तो वो थकावट आई है या गला खुश्क हो रहा है, तो वो समझ जाते हैं कि मेरी शुगर हो सकता है कि हाई हो। मगर ये सारे आप कह लें कि एक आइडियाज़ हैं या अप्रॉक्सीमेट, आप कह सकते हैं तीर तुक्के वाली बात ही है। हो सकता है सही हो सकता है ना हो। आजकल की जदीद साइंस के ज़माने में तो आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जो कि इतना महंगा भी नहीं है, तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। वरना हमारे पास लेबॉर्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप करीबी लेबॉर्ट्री से जाके 5 मिनट में वो आप चेक कर सकते हैं। असूली तौर पर तो इस चीज़ की तरफ ही जाना चाहिए कि आप उसको चेक कर लें और रेगुलर दवाई करो। और रेगुलर दवाई, डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करें, ज़रूरी है। एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन है जब लोग इंसुलिन पे जाते हैं कि वो अगर उनको फॉर एग्जांपल 70-30 मिक्स इंसुलिन जो दी जाती है, तो वो एक दफ़ा लगाते हैं, कहते हैं रात को नहीं लगाऊंगा क्योंकि रात को शुगर कम हो जाती है। उसके बाद फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन के भी मुख्तलिफ रजीम हैं। इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है वो उसमें हमें कौन सी इंसुलिन चाहिए। अब कुछ पेशेंट्स हैं कि वो उनमें हम दवाई दे देते हैं और साथ में एक दफ़ा इंसुलिन दे देते हैं, 24 घंटे कवर कर लेती है, लगाना भी आसान है और ये कन्वीनियंट भी है। तो हमें तो टारगेट हासिल करना ये होता कौन सी सर है? है। ये इसमें आप लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन मार्केट में मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है। तो पेन की शक्ल में आती है, दिन में सिर्फ एक दफ़ा लगानी है। तो दिन के टाइम में हम एक तो उनको दवाइयाँ दे देते हैं और साथ में ये शाम को दे के तो उनको कवर कर लेते हैं। फिर कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि जिनमें इंसुलिन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, वो हमें टेस्ट से पता चल जाता है, अलामात से पता चल जाता है, ड्यूरेशन हो गई है ज़्यादा उससे पता चल जाता है, तो वो डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये वो पेशेंट है कि जिसमें इंसुलिन की कमी बहुत ज़्यादा है। जी। अब ये पेशेंट हैं कि जिनमें हमें दिन में 2 दफ़ा लगानी पड़ेगी। जी। और कुछ ऐसे भी हैं, ये मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 में तो आपको पता है कि उसमें तो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इंसुलिन लगती है, क्योंकि उसमें तो इंसुलिन अल्लाह ताला ने वो जो सिस्टम है अंदर उसमें रखी। होती ही नहीं है। जी। तो वो तो आपको टाइप 1 में तो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा लगाते हैं, क्योंकि इंसुलिन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, आपको ही पूरी करनी है। ये जो टाइप 2 है, इसमें इंसुलिन की कमी
कई दफ़ा तो पेशेंट को फ़र्ज़ करें लेट ही पता चला है तो उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है कि HbA1c जो 3 महीने की एवरेज का टेस्ट है वो 11% या 12%, 15% तक भी लोगों के हैं। और या फिर ये है कि वो पेशेंट ने दवाइयाँ नहीं ली, या फिर वो दवाइयाँ ली जिन्होंने कि इंसुलिन को जल्दी ही आपको अंदर उसको अपना कंज्यूम कर लिया। तो इनको फिर इंसुलिन 2 दफ़ा भी देते हैं और साथ में कुछ दवाई। और चंद एक पेशेंट ऐसे हैं कि जिनमें हमें इन लोगों में भी जो है वो 2 से आगे भी कई दफ़ा 3 दफ़ा या कुछ और कॉम्बिनेशन जो हैं वो देने पड़ते हैं। मगर ये डिपेंड करता है पेशेंट के लाइफस्टाइल के ऊपर और उसके ड्यूरेशन के ऊपर, उसके वज़न के ऊपर। और साथ में कुछ आपको पता है कि लोग ऐसे भी होते हैं, दिल की तकलीफ़ है, गुर्दे की तकलीफ़ है, उनको भी देखना पड़ता है। सर टाइप 1 डायबिटीज़ की जैसे आपने बात की तो आपने बड़े इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे कि जहाँ पे फैमिली का डिनायल आ गया कि बच्चा या बच्ची को हमने तो इंसुलिन नहीं लगानी, या बच्ची की शादी होगी तो उन्होंने कल्चरल रीजंस की वजह से कह दिया कि अब इंसुलिन हमारे लिए बड़ा मसला है, तो वहाँ पे आप कैसे हैंडल करते हैं? एक तो ये है कि टाइप 1 जो है ये बहुत ही चैलेंजिंग है। आप यूँ कह लें कि जैसे ही पता चलता है किसी फैमिली को कि मेरे बच्चे को शुगर है या बच्ची को शुगर है, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का, 12 साल का बच्चा स्कूल गोइंग है, एक्टिव है, प्ले कर रहा है, तो पता चलता है अचानक कि जी वो तो शुगर आ गई है, बच्चा पेशाब ज़्यादा कर रहा है या बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। कुछ लोग तो इसके ऊपर फिर फ़ौरन ही डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि नॉर्मल नहीं है, मेरा पहला बच्चा तो इस तरह नहीं था कर रहा, वेट नहीं का उसका बच्चे का गिर रहा है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो फिर डायरेक्ट उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कि शुगर 300 से ज़्यादा हुई, दिमाग पे असर हुआ, बच्चा बेहोश हो गया। इमरजेंसी में पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर ने चेक करके बताया कि बच्चे को शुगर है। ये बहुत ही चैलेंजिंग है जी, ये केसेस फैमिली के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसमें हमें माँ बाप की बहुत सपोर्ट चाहिए, हमें टीचर्स की सपोर्ट चाहिए, हमें उस बच्चे को भी बार बार काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा नहीं समझता, वक्त बे वक्त खाता है, वक्त बे वक्त वो प्ले करता है, कभी ज़्यादा प्ले कर लेता है, गेम्स में हिस्सा लेता है। ये फिर तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें हमने देखा है कि एक आपकी जो है ना जी टीम वर्क होता है। ये बाहर के कंट्रीज़ में तो आपको पता है कि वहाँ पर उन्होंने नर्सिंग स्टाफ रखा हुआ है, डायबिटिक एजुकेटर रखे हुए हैं, स्पोर्टिंग ग्रुप पे उनके, सोशल के ग्रुप पे उनके, जो कि इन तमाम इस कम्युनिटीज़ को हेल्प आउट करते हैं। तो इंग्लैंड में तो ये बहुत ज़्यादा है, बल्कि वो तो पिछले दिनों आपको पता है कि आप ये फास्ट फूड्स का कितना मतलब ज़माना है, बच्चे तो इसके बहुत ही ज़्यादा हमारे जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो वो मैं पिछली दफ़ा इंग्लैंड में था तो वो बता रहे थे जी कि हम तो एक बिल आ रहे हैं इंग्लैंड में कि जो फास्ट फूड्स है इसकी बहुत ज़्यादा रसाई बच्चों तक ना हो। जी। तो ये उनकी असम्बली में बिल पेश होगा, ताकि जो जितने भी ज़्यादा वो बच्चे बड़े आराम से घर में मंगवा लेते हैं, फिर उनका वो सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह उनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। तो वो कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा हम कंट्रोल करें, जिस तरह उन्होंने सिगरेट वगैरह कंट्रोल। इतना बड़ा चैलेंज है कि फिर बच्चों में ये चीज़ें जो है वो हमारी तरह इसको कंट्रोल करें। और हम भी इंशाल्लाह ताला इस पे हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इन चीज़ों को देखे, क्योंकि ये फिर वाकई चैलेंज है। और ऐसे बच्चों को तो आरिफ साहब फिर इंसुलिन के ऊपर ही रखते हैं, जो कि डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग है, और वो ज़िंदगी भर जो है वो बच्चा जो है उसी के ऊपर रहता है। और उसी के ऊपर उसको जिंदा रहने का तरीका सीखना पड़ता है, उसके साथ बिल्कुल एडजस्ट रह के उसके साथ अपनी जिंदगी उसने। बिल्कुल, उसने इंसुलिन का स्टोरेज किस तरह करना है और किस तरह लगानी है, और किस तरह उसको ट्रैवल में लेकर के जाना है, वो किट किस तरह बनानी है, बच्चा वेकेशंस पे जा रहा है, पहाड़ों के ऊपर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो किस तरह उसको कैरी ऑन करना है, ये सारी चीज़ें फिर हम उसने करनी है। करने की होती हैं, जो बताई जाती हैं। ठीक। तो सर हमारे लोग जो हैं ये सारा कर पाते हैं इतना, बच्चे जब उनके हमारे लोगों के लिए ज़रा मुश्किल होगा, एक तो अवेयरनेस नहीं है, वो कर पाते हैं जाके इनकार कर देते हैं बाज़ का? और कुछ सेगमेंट है सोसाइटी का जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो तो हमारी ट्रीटमेंट को ही शुरू से ही वो कहते हैं जी फ़लाँ हमें किसी जगह पता चला है कि वो किसी गांव में, किसी कस्बे में एक साहब हैं जो कि इलाज करते हैं और वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो तजर्बा करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बड़ा 4 दफ़ा इंसुलिन लगाना बड़ा मुश्किल काम है, महंगी भी है, स्टोर करना भी है, हमारे पास फ्रिज नहीं है।
कूलर नहीं है तो बिजली चली जाती है, तो ये सारे चैलेंजेस वो ना पेश करते हैं जवाब के तौर पर, जो कि किसी हद तक हमारे कंट्री में मौजूद भी हैं। तो इसमें वो बहुत ही आप कह लें कि ट्रेजिडीज हो जाती हैं कि वो बच्चे की जैसे इंसुलिन छूटती है और उसको कुछ और देसी टोटके लगाते हैं, तो हमने देखा है कि वो बच्चे बेहोशी में चले गए हैं, डीके में। फिर उसमें कुछ बच पाए हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत सीरियस हालत में चले गए। सर, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस में से एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हार्ट डिजीज़, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, दिल का अटैक होना। और जो दिल का जब कोई बीमारियां बनती हैं ख़ास तौर पे मिडिल एज के बंदों में, तो वो कई दफ़ा इसको मानते नहीं। आप ईसीजी पे चेंजेस भी देख लें तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो मैदा ख़राब है। आपके पास तो बहुत से ऐसे केस आते होंगे। तकरीबन महीने में 5-10 केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं। पहली बात तो यह है कि शुगर के मरीज़ में दिल की तकलीफ़ होने का इम्कान 4 गुना 8 गुना तक भी बढ़ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें ताकि आपको दिल की तकलीफ़ ना हो। असल में शुगर का इलाज हम करते ही इसीलिए हैं कि ये ख़ास तौर पे जो दिल की तकलीफ़ है, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर यानी कि डिजीज़ेस बोलते हैं, जिसमें कि ज़ाहिर दिल भी है, गुर्दे भी हैं, आँखें भी हैं, दिमाग भी है, इन सब के ऊपर इफ़ेक्ट फिर पड़ता है। मगर दिल का मामला बड़ा सेंसिटिव है। तो ये हमारे पास पेशेंट आते हैं आरफ साहब, और ये तो बड़े ही इसमें डिनायल हमने देखी है कि वो अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो, उनको जो तकलीफ़ हो रही होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जैसे ना मैदे के ऊपर दर्द हो रही है। तो इसमें जो सबसे जो होता है, एक तो पेशेंट वो डॉक्टर्स के पास जा रहा है, ईसीजी वो कर रहे हैं और वो उसको मैदे की दवाई दे के घर भेज देते हैं। जी। अच्छा, फिर वो तकलीफ़ होती है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। अच्छा, फिर वो ईसीजी करते हैं और फिर वो कहते हैं जी कि हमारा आप ठीक हो, आप जाके अपना ये मैदे की दवाई लो। वो ठीक नहीं हो पा रहा। ये चीज़ हमारे जो तमाम दोस्त हैं डॉक्टर्स, कुछ जूनियर पर्टिकुलरली बच्चे, उनको भी देखने की है, और पेरिफेरी में हमारे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें भी वो याद रखें कि जितनी भी ये मैदे के ऊपर जलन है, तकलीफ़ है, दर्द है, इसमें से तकरीबन 25% के करीब की मेरा तजर्बा कहता है कि उनको दिल की तकलीफ़ होती ख़ास तौर है। पे और अगर उस मिडिल एज है। हाँ जी, और उसमें अगर मरीज़ में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली में दिल की तकलीफ़ है, बंदा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो ये वो हाई रिस्क ग्रुप है कि जिसमें सिंपल आप मैदे की दवाई ना दें, बल्कि उसको या तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज दें, दिल के स्पेशलिस्ट के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, ताकि वो ईसीजी के आगे भी जाके इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं और देख रहे हैं कि ये वो मरीज़ भी कई दफ़ा खुश होता है कि जी मैदे की दवाई मिल रही है, जी। तो वो भी मानने को तैयार नहीं होता। और जब उसको फर्स्ट टाइम बताया जाता है कि जी कि आपको तो दिल की भी तकलीफ़ है और हो सकता है आपको आगे कुछ दिल के टेस्ट कराने पड़े, तो ला माला, वो पहले तो मानते भी नहीं हैं कई दफ़ा, और कई दफ़ा वो फिर स्टेट ऑफ डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप खामखा मुझे वहम में डाल रहे हैं। तो ये होता है। तो ये मिडिल एज जो पेशेंट होते हैं शुगर के, कई दफ़ा तो आरफ साहब इसमें आपको पता ही है कि अगर न्यूरोपैथी हो गई है किसी पेशेंट में, डायबिटिक्स में, और फ़र्ज़ करें मरीज़ की 60-70 साल उम्र है, तो उसमें तो पेन भी नहीं होती। पेन भी नहीं। तो ये डायबिटीज़ में तो पेनलेस इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि अटैक हो जाता है, दिल को जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और मरीज़ को शदीद सांस की तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। तो फिर वो आपके पास भी आते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास, हाँ जी। मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। तो फिर वो आगे से इन्वेस्टिगेशन करके बताते हैं कि जी आपका तो दिल का अटैक हो गया, और मरीज़ को पता भी नहीं है हाँ जी। कि जी वो हो गया, क्योंकि उसमें कई दफ़ा ओल्ड एज में और शुगर के मरीज़ों में जो है वो सीने में दर्द नहीं होता, बाज़ साइलेंट हो जाता। कार्डियोमायोपैथी हो चुकी है, हाँ बल्कि किडनीज जैसे आपने वो केस बताया था कल परसों के, उसकी क्रेटिनिन भी हाँ हाई जी, हो चुकी थी। वो बिल्कुल। ज़रा केस ज़रा बता दें हाँ, आप। ये भी होता है कई दफ़ा कि शुगर जो है वो जब कॉम्प्लिकेशंस ज़ाहिर इसकी डेवलप होती हैं, तो वो एक ऑर्गन के ऊपर तो कई दफ़ा नहीं पड़ती। तो पर्टिकुलरली ये जो दिल का मामला है, जब इधर हो तो आपको 100% जो है वो गुर्दे की तरफ देखना चाहिए, और फिर आँखों की तरफ भी। तो इसमें हमने देखा है कि अगर इन्फेक्शन हो गई है दिल की, तो कई दफ़ा तो उसके साथ ही गुर्दे भी फेल हो जाते हैं अगर अचानक अटैक हुआ है, क्योंकि उधर उनको ब्लड नहीं मिलता।
और कई दफ़ा ये है कि वो पिछले फ़र्ज़ करें 10-15 साल गुजरे हैं शुगर को, तो उसने दिल को भी इफ़ेक्ट किया और गुर्दों को भी। तो कार्डियोरेनल ये जो इन्वॉल्वमेंट है, ये तो बड़ी ही कॉमन है। तो उधर से वो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और उधर से दिल का साइज़ बढ़ा हुआ है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और ये बड़े ही सीरियस पेशेंट होते हैं, दाखिले की ज़रूरत होती है, और इनको फिर जो है वो ट्रीट किया जाता है। सर इसके अलावा अगर आप शुगर और दिल से आगे चलें तो आपके पास बहुत से केसेस आते हैं जो हेपेटाइटिस, पहले तो बहुत ज़्यादा था, फिर हेपेटाइटिस सी और उसके कॉम्प्लिकेशंस, हेपेटाइटिस बी, और इसके रिलेटेड बात कर लेते हैं कि ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस तो किसी ज़माने में तो हमारा जो लैंसेट है एक जर्नल, उन्होंने लिखा था पाकिस्तानियों को कि दिस इज़ ए नेशन ऑफ सिरोटिक्स। ये जब हम स्टूडेंट थे तो उस ज़माने में हमें, ये आज से 20-25 साल पुरानी बात है, उस वक्त तो हेपेटाइटिस जो है ना, जिसे हम काला यरकान बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, ये बहुत कॉमन था। तो उसके बाद फिर टीके वगैरह का कोर्स शुरू हुआ और उसका इलाज हुआ। अल्टीमेटली इसमें बहुत रिसर्च हुई, बहुत काम हुआ, और पिछले 5-7 साल से 8 साल से टैबलेट्स आ गई हैं जो कि बड़ी इजी हैं। सिंगल पिल पर आ गए, सिंगल पिल थेरेपी के एक भी आप गोली खाएं तो वो मरीज़ जो है वो क्योर हो जाता है। मगर ये चीज़ अगेन देखने की है कि हेपेटाइटिस भी कई दफ़ा साइलेंट चल रही होती है। पेशेंट खून देने जाता है तो वो बताते हैं कि आपको तो जी हेपेटाइटिस से आप खून नहीं दे सकते। मरीज़ कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं है। तो वो फिर डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नहीं जी, ये आपका तो मामला है, अभी इसने आपको ज़्यादा डैमेज नहीं किया, अच्छा हुआ पता चल गया। दूसरा ग्रुप वो है अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने ना कभी टेस्ट कराया, वो थकावट को ज़िंदगी का हिस्सा समझते रहे, ता वक्ते के वो दीमक की तरह जो है वो वायरस ने जिगर को कमज़ोर कर दिया और पेट में पानी पड़ गया। अब वो हम मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे कि ये हमें हो गया, या कुछ ऐसे जिन्हें खून की उल्टी आई है, जी। तो उन्होंने तो चेक, वो कहते हैं जी खून की उल्टियाँ आई हैं। अच्छा, डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला। हमारे कंट्री में आरफ साहब, खून की उल्टी का जब मरीज़ आपके पास आए ना, कोई ख़ातून है या मर्द है, तो 80% ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उनके पीछे जिगर की कमज़ोरी और हेपेटाइटिस होता है। जी। सिर्फ 20% या इससे भी कम पेशेंट हैं जिनमें के कोई और वजह हो, जो कि अल्सर या कुछ ड्रग उसने ली, ख़ास तौर पे पेन किलर दवाइयाँ, और या फिर और कुछ ऐसी दवाई देसी या कुछ ऐसे कोई चीज़ केमिकल लिया कि वो खून की उल्टी का बायस बन गया। या बहुत रेयरली होता है कि यंग एज में कुछ ऐसी अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स बनती हैं जहाँ से ब्लड आता है, वरना आम फहम में तो हम ये 80% से ऊपर आप क्लियर कर हों कि जैसे भी खून की उल्टी का पेशेंट आता है ना, तो आप उसके हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाते हैं और उनमें से अक्सरियत जो है वो पता चलता है कि जिगर की जो है वो मर्ज़ था, और उसकी वजह से ये जो है वो खून की उल्टी जो है वो आती है। सर अब तो इसकी क्योर जो है वो रेट बहुत बढ़ गई है जब से ये बहुत सोवेलिटी ज़्यादा, के बाद वाला जो बहुत सारी ज़्यादा। आई हैं एंटीवायरल्स, तो अब तो क्योर तकरीबन सबकी हो जाती है मेरा ख्याल है। 90% से ऊपर जी, 90%। 90-95% ये अरब साहब हो जाता है। एक ग्रुप है जो कि आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। वो मरीज़ जो कि साथ में अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, जी। वो मरीज़ जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, और वो मरीज़ जिसका शुगर है जिसको। ये वो 4-5 ग्रुप्स हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू ट्रीट हैं। और फिर 5वें नंबर पे वो मरीज़ भी आ जाते हैं जिनको पता ही लेट चला है। अंग्रेज़ी ज़बान में हम उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटेड सिरोसिस, कि जिगर अफेक्ट 50% से ज़्यादा हो गया है, तो अब उनको पता चला है। तो अगेन इसमें भी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। इनका कोर्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है, और इनका बाद में जो फॉलो अप है वो भी लंबा होता है, और इनको हम वक्तन फ़वक्तन साल में 2-4 दफ़ा ज़रूर अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और कुछ खून के टेस्ट भी करवाते हैं। सर इसके बाद अब आते हैं कि क्योंकि आपके पास मैदे के बहुत से पेशेंट आते हैं और बाज़ औक़ात तो एंग्जायटी डिप्रेशन को भी वो मैदे के साथ ही मिक्स कर देते हैं, तो इसमें ज़रा रहनुमाई कीजिएगा कि क्या क्या अलामात हों तो फिर आपको मैदा नहीं, साथ में कोई डिप्रेशन या एंग्जायटी भी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका सवाल है, और बड़ा इम्पोर्टेंट है
कि हमारे जो गैस का मसला है डॉक्टर साहब मुझे, और वो उसमें यंग पेशेंट्स भी हैं, लेडीज़ पर्टिकुलरली, और इसी तरह आपके मिडिल एज पेशेंट्स भी हैं, और थोड़े से मिडिल एज से के आगे के पेशेंट भी, दोनों मेल और फीमेल, कि जी हमें गैस होती है, हमें तेज़ाबियत होती है, हमारे सर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है। तो एक तो ये सेगमेंट है, और ये हमें जिस साल से हो रहा है, हमें 6 माह से हो रहा है, हम दवाई ले रहे हैं, हम ठीक नहीं हो रहे। अगर आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे इस ग्रुप में, जब आप उनकी पूरी सी हिस्ट्री लेंगे, ख़वातीन की या इवन मर्दों की भी, तो इनमें से एक अच्छा खासा सेगमेंट आपको वो मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन ही होता है। हो सकता है उसकी वजह से कुछ तेज़ाबियत भी बढ़ रही हो, मगर बेसिकली उनका जो डायग्नोसिस है वो अरब साहब एंजाइटी और डिप्रेशन है, जो कि हमारे कंट्री में बेतहाशा बढ़ चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज बढ़ रहे हैं, और स्ट्रेन और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से ये पेशेंट प्रेजेंट आपके पास वो इन सिम्टम के साथ करते हैं कि उनको एसिड पेप्टिक डिजीज़ है, और कुछ लोग उनको दे भी रहे होते हैं और वो खुद ले भी रहे होते हैं कि मैं तो ले रहा हूँ मैदे का कैप्सूल और गोली, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और ना मुझे नींद आ रही है, ना मेरी गैस खारिज हो रही है, ना मेरे सर की दर्द जा रही है, तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं तो बेचैन हूँ, मेरा काम भी नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं मुझसे। तो ये तो आरफ साहब हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज, इसमें तो सिर्फ दवाई मैदे की देने से काम नहीं चलेगा। फिर वो दूसरा सेगमेंट आ जाता है जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं एसिड पेप्टिक डिजीज़, कि तेज़ाबियत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो है ना मैदे के इश्यूज़, इंडाइजेशन, और मैदे के ऊपर जलन वगैरह, या कभी कभार उसमें उल्टी आ जाना, मैदे पे दर्द होना, ये फिर अलामात उसमें आती हैं, और फिर उनके प्रॉपर टेस्ट करते हैं। सर आप आते हैं उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की तरफ जो कि मैंने आप में नोट किए हैं कि मसलन आप बहुत कम डॉक्टरों में ऐसे हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट में जिन्होंने शीहान सिंड्रोम को काफ़ी दफ़ा डायग्नोज किया है। तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप उसको पकड़ लेते हैं, क्या क्या वो क्राइटेरिया है जो अब आपके पास एक्सपर्टीज़ में आ गया है, क्योंकि एक आम बंदे के लिए ये बड़ा मुश्किल है। ये एंडोक्राइनोलॉजी में आ जाता है, और आपको पता है कि हार्मोनल डिजीज़ेज़ हैं ये सारी, और इसमें जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है ये फील्ड एंडोक्राइनोलॉजी का। अनसीन चीज़ों को आप पिक करना होता है आपने, और इसमें सिम्टम कई दफ़ा बहुत ही, आप कह लें, बड़े आप कह लें कि वेग से सिम्टम होते हैं, किसी तरफ जा नहीं रहे होते। तो ये हमारे प्रोफेसर साहब थे, उनको, हमारे उस्ताद को भी शौक़ था, व्हेन आई वाज इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, तो मुझे भी वहाँ से ये शौक़ हुआ इसका, कि एंडोक्राइनोलॉजी की कुछ डिजीज़ के अंदर, जिसमें ये शीहन सिंड्रोम भी शामिल था। तो पिछले तकरीबन आप कह लें कि 20 सालों में कोई 20 के करीब पेशेंट्स मैंने डायग्नोज किए होंगे, 15 से 20, जिसमें से 2 या 3 4 तो अभी भी फॉलो अप पर हैं, बाकी एक खातून की मुझे वो हमारे एक मेडिकल मैनेजर की ही बेगम थी, फौत हो गई, और बाकी कुछ जो है वो फॉलो अप पे लॉस्ट वो गिर गए। इसमें जो इंटरेस्टिंग केस था वो मुझे अब भी याद है, जो एक का मैं आपको सुनाता हूँ, कि वो इंटरेस्ट की जब बात होती है ना, तो फिर आपकी वो नज़र तलाश करती है, तो वो तलाश आप जारी रखें तो वो तो मिल ही जाती है चीज़। जी। तो वो एक पेशेंट थी मेरे पास, शी वाज अराउंड अबाउट 35 6 7, तो वो उनको पकड़ के मेरे क्लिनिक पर लेकर आए, ये आज से 5 7 साल पुरानी बात, 7 8 साल। तो बिठा के उन्होंने स्टूल के ऊपर रखा, 2 बंदों ने, आप कह लें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। तो जब वो बैठी है तो मैंने साथ ही अपना उसका कागज़ पे देखा, मेरे अमले ने नोट किया हुआ था, बीपी उनका कम साइड पर था, 160 या 170 के करीब उनका था, और वो बड़ी कमज़ोर थी, चला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा जी कि हम तो 3 4 साल से इस अपने पेशेंट का इलाज करा रहे हैं, बड़ी ही ताकत के ड्रिप एंड टीके लगवाए, हमारा मरीज़ ठीक नहीं हुआ है। मैंने, ज़ाहिर है, थोड़ी सी उसकी जो लुक थी और बीपी कम था और रिप्रोडक्टिव एज की खातून थी, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि इस खातून का लास्ट टाइम बच्चा कब हुआ है, और क्या उस वक़्त खून की बोतलें लगी थीं? उन्होंने कहा जी तभी से तो ये बीमार हुई है, तब इनके 5 बोतलें खून की लगी थीं,
और ये बच तो गई खून लगने के बाद, मगर उसके बाद ना तो इनका बच्चे को दूध पिला सकें और ना ही इनके बाकी जो जनाना कुछ जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं वो इनका नॉर्मल रहा, और भी कमज़ोर होती गई और अब इनको दवाइयाँ दे देते रहे रहे। हैं। अब दिस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन में तो हिस्ट्री ही इज़ सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। मैं जूनियर डॉक्टर्स को यही बोलता हूँ अपने के जो हिस्ट्री के अंदर डायग्नोसिस होता है, इसको फोकस करें, इसको मास्टर करें, इसमें टाइम लगाएं, तो यू विल डायग्नोज। तो देन वो हमने उसका वर्कअप किया था, तो शी प्रूव टू बी शीहन सिंड्रोम। फिर वो मेरे पास अभी तक पिछले 4 साल तक आती रही, और इतना इसका मतलब इजी ट्रीटमेंट है कि ये आप कह लें कि जब टेस्ट आप करा के कंफर्म कर लेते हैं, तो बेसिकली तो यही होता है ना कि जब वो खातून का वो डिलीवरी होती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे दिमाग का एक हिस्सा जिसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं वो डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से शीहन होता है। तो वो फिर उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट है इसका, जो रिप्लेसमेंट थेरापी जिसको बोलते हैं, वो आपको पता है कि थेरोक्सिन या प्रेडनिसोलोन, इट कॉस्ट ओनली 2-3 रुपीज़। तो 2-3 रुपए का वो खर्चा है और ज़िंदगी बच जाती है, और उसके बाद हेल्दी लाइफ जो है वो अ, मेन चीज़ है सर तशखीस। हाँ, इलाज तो शायद इसमें इतना मसला नहीं, लेकिन इसकी तशखीस बड़ी मुश्किल है सर। तशखीस से मैं एक आपका वो और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ना कई दफ़ा बड़ा सटल होता है, बहुत वो नहीं होता सामने, उसकी सारी पिक्चर नहीं होती। आप उसको बड़े सटलिटी में भी बड़ा जब सटल होता है तो आप तशखीस करते हैं उसकी, उसके भी ज़रा रहनमाई फरमाएं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये मेरा ख्याल है कि कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है एंडोक्राइनोलॉजी का। जी ज़्यादातर इसमें जो पेशेंट्स हैं वो 60-70% दे आर फीमेल्स, और बाकी 20% के करीब जो हैं वो मेल है। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी शुरू में हमारे डॉक्टर्स जो है ना वो इस तरफ नहीं मतलब पिक करते, तो इसमें भी थोड़ी सी आपको इंटरेस्ट लेने की बात होती है। और वो कुछ कहते हैं ना कि जब कुछ स्पॉट डायग्नोसिस होते हैं, वो अगर आप वो फ़ौरन ही फिजिशियन उनको नहीं पिक करता ना, तो वो फिर बैठ के उसकी कहानी सुनते रहें तो शायद पिक करें ना करें। तो इसकी जो पहली लुक होती है ना हाइपोथायराइड पेशेंट्स की, वो लेडी जैसे ही एंटर होती है ना तो बैठती है और आपसे वो एक दो सेंटेंस बोलती है, तो इसमें मेरा मतलब है हाइपर और हाइपर का तो आप ना पता चल बहुत ज़्यादा वो विद एक्सपीरियंस फिर आपको वो ये तो हो भी जाता है कि ये है। मगर इसमें वो फिर देखते तो यही है ना जी कि वज़न बढ़ रहा है, सर्दी लग रही है, मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, और इनफर्टिलिटी का इशू है, बच्चा नहीं हुआ, और बाकी सारी ये सारी चीज़ें तो ठीक है होती हैं हिस्ट्री में। मगर डायग्नोसिस इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जैसे ही पेशेंट आता है ना तो वो बैठते ही वो लेडीज़ का हो चुका होता है कि और इसका भी ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, वेरी इफ़ेक्टिव, और वो रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। सर अब ना आते हैं आपकी ना कि कुछ पर्सनल ज़िंदगी में भी ऐसे केसेस होते हैं जो कि बंदे को अपनी फैमिली में होते हैं जो बड़े याद रहते हैं, जैसे कि आपने मुझे बताया था वाला साहब को कि डोज ज़्यादा हो गई और वो गिर गए। जो हमारे एल्डरली पेशेंट हैं जिनकी एज 70 से ऊपर है या 80 से ऊपर है या इवन 90 से ऊपर है, ओल्ड एज के पेशेंट, जेनेटिक मेडिसिन ये तो पूरी ब्रांच है मेडिसिन की, बाहर आपको पता है इसके ऊपर तो पूरी डिग्री मिलती है। इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम एक ये है कि उनको तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, एक प्रॉब्लम तो नहीं होता। कुछ पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ़ है तो वो 3 बीमारियों की दवाई ले रहे हैं। कुछ जोड़ों का मर्ज़ है, साथ में मैदे का मर्ज़ है, साथ में कुछ ब्लड प्रेशर है तो उसकी भी दवाई चल रही है। जी तो 3-4 अमराज की दवाई चल रही होती है। तो मेरे फादर भी इस तरह कुछ उनके मेडिकल इश्यूज थे, तो इज़ माशाल्लाह हेल्दी नाउ, ही इज़ गुड। उनकी एज इस वक्त 86 के करीब है। तो उनको ये हुआ कि प्रोस्टेट का इशू हुआ कुछ साल पहले, तो वो एक दवाई उन्होंने शुरू की। तो उस दिन उन्होंने गलती से, जो कि ये ओल्ड एज में अगेन ये बड़ा मसला है कि वो बुज़ुर्ग भूल जाते हैं और एक दवाई 2 दफ़ा ले लेते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो रात को भी ले ली और सुबह भी ले ली। अब ये जो दवाइयाँ हैं हमारी गदूद की, प्रोस्टेट की, आपको पता है कि ब्लड प्रेशर, पोस्टल हाइपोटेंशन करती हैं, ब्लड प्रेशर कम करती है। ओल्ड एज में तो वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो बीपी जो है वो थोड़ा सा कम साइड पर ही रहता है, और कई दफ़ा
ये इश्यूज हो जाते हैं तो उनका ये हुआ कि वो गिरे घर में, आई वॉज देयर इन एट माई होम, तो वो और उनका सर टकराया दीवार के साथ, तो मैंने उनको उठा लिया। तो उसके बाद वो स्टेबल हो गए, तो मैंने उनको पायोडीन वगैरह लगाई। तो मैंने कहा कोई दवाई की ज़रूरत है, तो उनका नहीं मैं ठीक हूँ, बस मुझे पैनाडोल दे दें, आई एम फाइन। एक लम्हे को मैंने सोचा कि ओल्ड एज में जब भी बंदा गिरता है ना, और हेड में अगर थोड़ी सी भी अगर आपको इंजरी आए, मामूली सी भी, तो वो भी अंदर कई दफ़ा मसला करती है। तो फिर मैंने देखा कि वो ठीक हैं, तो मैंने ना उनका टेस्ट नहीं करवाया, और तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। तो मुझे क्लिनिक पे एक दिन फ़ोन आया कि वो घर में वाले साहब चल नहीं रहे और टांगों पे वज़न नहीं पड़ रहा, तो वो तो आप फ़ौरन जो है वो आएँ और देखें उनको। तो वो फिर जब हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया, मेरे जहन में तो वो चीज़ मौजूद थी पहले दिन से कि मुझे तो उसी दिन ही सीटी करा लेना चाहिए। तो बहरहाल मैंने उनका सीटी स्कैन करवाया, तो उसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा यानी कि अंदर ब्लीड थी, जो कि उस वक्त हुई थी जब वो दीवार के साथ उनका हल्का सा सर लगा था। फिर डॉक्टर हमारे न्यूरोसर्जन, उन्होंने ऑपरेट किया और वो मुकम्मल तौर पर 1-2 दिन में सेहतयाब हो गए। मेरा ख्याल इस तरह का आपने कोई और भी पेशेंट था जो मोटरसाइकिल से गिरा था आपके? एक और हमारी रिलेटिव थी, वो भी तकरीबन 60 प्लस थी, 60-70 की। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि वो आज कुछ बातें ठीक नहीं कर रही और बड़ी कंफ्यूज हैं, हालांकि ना उनको शुगर है, ना ब्लड है, और ना ही कोई दवाइयाँ ले रही हैं। पता नहीं आज उनको क्या हुआ है कि कुछ बात पूछते हैं वो कुछ करती हैं, कुछ बात उनको तो पता ही नहीं लगता कि आज जुमा है और नमाज पढ़ का टाइम हो रहा है या कुछ अजान आ रही है को आगे। तो ना उनकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। अच्छा जी, वो आए मेरे पास, मैंने चेक किया, तो मैंने कहा कि वो अगेन वो मेडिकल की जो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हिस्ट्री डिटेल से ली, तो उन्होंने कहा जी, मैंने पूछा कभी गिरी हैं, चोट लगी है सर में, कुछ और हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहते, गिरी भी नहीं, ये 6 माह पुरानी बात है डॉक्टर साहब, ये मोटरसाइकिल से गिर गई थी। तो उसके बाद तो ठीक ही रही हैं। तो जब हमने उनका सीटी कराया तो अगेन शी वाज हैविंग एक्स्ट्रा ट्यूरल हेमाटोमा, और दैट वाज अगेन सर्जिकली, तो वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो गई। ये 2 केसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और हमारी फैमिली के ही थे। इसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में जो बड़ी एज के लोग होते हैं, बेसिकली तो ये ज़्यादातर लोग न्यूरो सर्जन के पास प्रेजेंट करते हैं कई दफ़ा। बल्कि तीसरा जो केस है वो भी मुझे याद है, ये पूरी ज़िंदगी में मेरा ख्याल एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के पिछले 25 साल में शायद 5 केस ही मैंने डायग्नोज किए हैं। ज़्यादातर तो न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं हेड इंजरी के पेशेंट, मगर कई दफ़ा हमारे पास आ जाते हैं। तो जो तीसरा केस था वो सबसे मुश्किल था। वो एक बच्चा था 14 साल का। जी। तो इस बात को भी मेरा ख्याल है 20 साल होने को है। तो वॉमिटिंग के साथ है। तो बच्चे को मैंने चेक किया और मुझे उसमें एग्जामिनेशन में और हिस्ट्री में कोई चीज़ नहीं मिली कि ये क्यों वॉमिट कर रहा है। तो मैंने मैदे की दवाई लिखी, मगर मेरा दिल सेटिस्फाइड नहीं था कि ये मैदे का लगता नहीं है। तो फिर है भी यंग बच्चा, ना ब्लड प्रेशर ना शुगर, कोई हिस्ट्री नहीं मेडिकल की। तो मैंने कहा ये 24 घंटे दें और मुझे बताएं कि इससे बेहतरी आती है कि नहीं। तो 24 घंटे बाद उन्होंने बताया जी कि कतन कोई बेहतरी नहीं है, बच्चा तो उल्टियाँ ही किए चला जा रहा है। तो मैंने कहा चलें सीटी स्कैन कराएं। उसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा उसका था और ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी उस बच्चे में नहीं था। तो वो एक बिल्कुल आप कह लें कि बहुत ही चैलेंजिंग डिफ़िकल्ट था। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में तो यही होता है आरिफ साहब कि इसको अगर आप फ़ौरन ही डायग्नोज कर लें तो ये लाइफ सेविंग है। इसका एक ऑपरेशन होता है जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो बोन के नीचे होता है ब्लड और दिमाग से ऊपर होता है, तो दिमाग के अंदर तो आप जाते भी नहीं हैं। तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो 1-2 दिन के अंदर पेशेंट इस काबिल होता है कि वो वॉक भी करे और बेहोशी से भी निकल आए और नॉर्मल रूटीन में चला जाए। दूसरी सूरत में अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो आपको पता है कि वो अंदर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। स्कल तो एक क्लोज स्पेस है, तो वो प्रेशर की वजह से कई दफ़ा ब्रेन हर्निएट करता है और इसकी डेथ पेशेंट्स की देखी गई है। पर्टिकुलरली यूरोप में, या आपने देखा होगा, आप तो इंग्लैंड में भी रहे हैं, वहाँ लोग ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा और उसमें ओल्ड एज भी शामिल है। और उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन हमसे तो ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी 70-80 साल है, हमारी 60-65 साल। वो रात को पकड़ लिया जी बंदे को कि क्लब से निकला है तो ड्रिंक की हुई है और कुछ ज़्यादा ड्रिंक करके तो शोर शराबा कर रहा है। हाँ जी, कोई पुलिस ने पकड़ लिया या लॉकअप में डाल दिया। अगले दिन पता चला बंदा तो मरा पड़ा है। अच्छा, अब पोस्टमार्टम पे पता चला कि जी वो ड्रिंकन तो बेचारा नहीं था, उसको तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा था। ठीक था, बिल्कुल। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी हुई हैं। तो जब भी आप किसी ओल्ड एज के पेशेंट को देख रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट
क्योंकि इसमें जो है वो हिस्ट्री भी कई दफ़ा तो याद भी नहीं होता जी कि मेरा सर कुछ थोड़ा मैं गिरा हुआ हूँ या मुझे आया, पेशेंट को याद भी नहीं होता। सही। इतनी ट्रिवियल माइनर ट्रामा होता है। सर फैमिली से जब बात हुई तो फैमिली में हमारे यहाँ ना कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कुछ ऐसी मौरूसी बीमारियाँ हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन हो गई हैं। इसके बारे में आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसमें अगेन जो है अभी ये इंग्लैंड में तो एक बिल भी ला रहे हैं वो कज़न मैरिज को बैन करने के लिए। अब ये तो साइंस ने साबित कर दिया है कि जो कज़न मैरिज है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बच्चों में जिस तरह के कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां, खून की बीमारियां जिस तरह थैलेसीमिया, वॉन विली ब्रांड डिजीज़, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और मस्कुलर जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं और न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर, ये डाउन सिंड्रोम टाइप, ये ज़्यादा हैं। ये तो रिसर्च ने साबित कर दिया है और फिर इनका इलाज भी अभी तक बहुत ज़्यादा क्यूरेटिव नहीं है और है भी तो बहुत मुश्किल है और कुछ का तो अभी है भी नहीं। थैलेसीमिया में आपको ब्लड ही लगवाना पड़ता है सारी ज़िंदगी, मेजर थैलेसीमिया में उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बच्चा चल नहीं सकता 10-15 साल के बाद, वो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। इसी तरह ये हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें सर्जरी करवानी पड़ती है कई दफ़ा, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट है। तो पाकिस्तान में ये कज़न मैरिज तो बहुत आम है। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर लोगों को तवज्जो करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप जब हम बात करते हैं ना कज़न मैरिज की तो लोग कहते हैं जी वो फ़लाँ ने तो कज़न मैरिज की है तो उसका भी बच्चा नॉर्मल निकल आया। अच्छा, फ़लाँ ने कज़न मैरिज नहीं की हाँ तो जी। उसका बच्चा देखें जी उसका भी हो गया, तो ये फिर क्या होगा? फिर हम उनको बताते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कज़न मैरिज में आउट ऑफ 200 जो बच्चे होंगे उसमें 1-2 में कॉम्प्लिकेशन सीरियस किस्म की होंगी और नॉन कज़न मैरिज में 2000 में से 2 में होंगी। हाँ, बहुत फ़र्क है। कॉम्प्ली बहुत ये हाँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा। उसका मतलब ये है कज़न मैरिज के अंदर कॉम्प्लिकेशन जो हैं बच्चों के होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। जी। ये तो बिल्कुल सर इसी तरह हुआ जब हम कई बुज़ुर्ग लोगों को कहते हैं ना आप सिगरेट छोड़ दें वरना सिगरेट से कैंसर हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जो सिगरेट नहीं पीते उन्होंने नहीं मरना। उनको कैंसर नहीं होता। मैंने तो बड़े जवान देखे हैं जिनको कैंसर हुआ है। तो वो तो एक आता है जब आप ये लोगों को ना स्टैटिस्टिक देखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल एक आम आदमी को कैंसर हो सकता है लंग का। 20 साल की उम्र में भी हमने पेशेंट देखे हैं, 40 साल की जी उम्र होते में भी हैं। देखे हैं कैंसर से हो गया और वो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं थे करते। मगर बात वही है कि उसको जब आप कंपेयर करेंगे ना कैंसर वालों के साथ तो पता चलेगा कि कैंसर वालों में ये रेशो बड़ी ज़्यादा थी जी, स्मोकिंग वालों में ये रेशियो बहुत ज़्यादा। स्मोकिंग वालों। स्मोकिंग वालों में ये रेशियो बहुत ज़्यादा। सर इसके साथ और अगर हम देखें कि डॉक्टर जो है वो भी कई दफ़ा अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं या कमियां होती हैं उनसे बड़ा सीखता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमने ही एक दफ़ा बड़ी कोशिश देखा और हमसे कोई कमी रह गई। तो ये भी एक लर्निंग का ज़रिया है हमारे लिए और पेशेंट भी हमें एक बाज़ औक़ात चीज़ें सिखाता है। आरिफ साहब, आपका तो एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट एक मेन जो बल्क है पेशेंट का वो चेस्ट का आता है, तो आप उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि आप एक सिंगल ऑर्गन को डील कर रहे हैं। हमारे पास जो इंटरनल मेडिसिन में जो हम मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनका चैलेंज बहुत ज़्यादा है। इसमें डाइवर्सिटी भी है जो जिससे हम लोग जो है वो बोर भी नहीं होते, मगर इसके मोनोटनी नहीं है। मगर इसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा है। एक पेशेंट जिस तरह ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा का आपके पास आ गया है ब्रेन का, अच्छा अगला पेशेंट शुगर का आ गया, जी। उसके बाद तीसरा पेशेंट जोड़ों का आ गया, पांचवा पेशेंट हेपेटाइटिस का आ गया, तो छठा पेशेंट हार्ट अटैक का आ गया। तो इसमें हमें अलर्ट बहुत रहना पड़ता है और इसमें डेफिनेटली जब मैं पीछे 25 साल पे नज़र दौड़ाता हूँ तो लामहला उसमें चीज़ें नज़र आती हैं कि फ़लाँ जगह कमी थी, उसमें हमने बेहतर करते तो वो ज़्यादा बेहतर आउटकम होती। मगर आप हमेशा ही जो है ना हमारा जो मेडिसिन है ये तो एक प्रोसेस है लर्निंग का, तो हमेशा आप सीखते रहते हैं। सबसे बड़ी किताब ही ये पेशेंट है, तो इनको आप पढ़ते रहते हैं। और अगर डॉक्टर तो फिर वही अच्छा है कि जो अपनी मिस्टेक को जो रिपीट नहीं करता और वो हमेशा इस कोशिश में होता है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल डू बेटर। मगर ये कहना कि जी मैंने तो कभी ज़िंदगी में गलती की ही नहीं है, तो ये तो कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता।
अच्छा जी। सर इसके अलावा कोई और अपना जो आप एक्सपीरियंस कोई कोई शेयर करना चाहें पेशेंट्स का जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो, जो आपके दिमाग में क्लिक कर गया हो कि यार ये बहुत अजीब सा था या बहुत मुश्किल था, बड़ा फैसिनेशन था? अभी आपको याद होगा मेरे एक बल्कि मामू ही हैं, उनको रिश्ते में करीबी हैं अजीज़, तो उनको ट्यूबरक्लोसिस थी और आप उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। तो वो लेते गए टीबी की दवाई, तो इम्प्रूव नहीं कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि वो तो इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो दवाई तो दे रहे हैं उनको, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो खाना पीना भी छोड़े खड़े हैं और वो तो बिल्कुल उनमें बेहतरी नहीं आ रही है, वो तो बेड पर ही आप बैठ गए। अच्छा, फिर वो एक हमारे प्रोफेसर हैं बड़े मुल्तान, वहाँ भी ले गए कि जी आप करें, प्रोफेसर साहब ने भी देखा और उन्होंने भी एग्री किया कि आप जो टीबी की दवाई दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, उसको आप जारी रखें। अच्छा, वो फिर उन्होंने वो उसी तरह जारी की, तो फिर को वो खाना पीना बंद, और अब आता कि उनकी ये हालत हो गई कि वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बीपी उनका कम हो गया, और वो कुरान खानी शुरू हो गई गाँव में कि माम के वो जी, मुझे भी टेलीफोन आना शुरू हो गया कि वो तो बिल्कुल अब आखिरी जिसे कहते हैं ना, लगता है उनका वक्त करीब ही है। तो जुम्मे का वक्त था, मैं भी निकला, आप भी इधर से निकले थे, ये 2 एक साल मेरा ख्याल है पुरानी बात है, 2 3 साल। हाँ हाँ, तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया, फिर हमने खड़े होकर डिसाइड किया कि कहीं ये ना हो कि एड्रिनल के ऊपर टीबी चली गई हो, तो एक आध गोली प्रेडनिसोन की क्यों ना दे के देखें, क्यों और कोई वजह से सामने नहीं नज़र आती। हमने उनको वही 1 रुपए की गोली आती प्रेडनिसोन की, वो शुरू करा दी, 2 गोलियां। वो जूं जूं लेते गए हैं, वो तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही वो तो यूं बड़े लगे फिट कि हो इनको तो कोई मर्जी कोई नहीं है। और माशाल्लाह अभी तक तो ठीक है। माशाल्लाह इस वक्त वो पूरी तरीके से एक्टिव एक लाइफ गुजार रहे हैं। उसके बाद वो फिर हमने टेपर ऑन कर ली। तो बिल्कुल ये बस कई दफ़ा छोड़ने ना का दोबारा शुरू वो कर दिया। अल्लाह ताला जो है वो जहन में डाल देता है चीज़ें, और ये बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, बड़ा। और फिर कई दफ़ा मैंने ये देखा कि जब 2 या 3 डॉक्टर आपस में बात करते हैं, हाँ जी। तो वो जो कलेक्टिव विजडम होता है वो ज़्यादा होता है। हालांकि जो हमारे जो निश्तर के हमारे उस्ताद ही हैं, वो प्रोफेसर बहुत बिग नेम है उनका, वो उनका मिस करना मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि हम तो सारी उम्र उन्हीं से सीखते रहे हैं। मगर अगेन वही बात है कि कलेक्टिव जो विजडम होता है ना, गलती किसी से भी हो सकती है, मगर अल्टीमेटली अल्लाह ताला जो है ना वो बचाने वाला है। बिल्कुल। उसने जब एक मरीज़ की लिख दी है कि इसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं होनी, तो वो फिर एक बहाना पैदा कर देता है, और वो आपके जहन में चीज़ें डाल देता है, मुश्किल तरीन भी। तो ये मेरा ये ख्याल है कि उस दिन अगर हम उनको ना शुरू कराते, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 2 3 दिन बाद हाँ जी, वो बहुत ही ज़्यादा वो जिंदा क्राइसिस रह है। पाते। वो बहुत ही क्रिटिकल थे। दिस वॉज वेरी अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर आपने अब ये बीमारियों का ट्रेंड चेंज होते भी देखा होगा, क्योंकि 25 साल से माशाल्लाह आपकी बहुत बिजी प्रैक्टिस है। पहले शुगर, जो यूरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेशर, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन अब तो मेन बल्क की इसकी बनती जा रही है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये पिछले 25 साल में, जब हम 25 30 साल पहले मैंने शुरू की थी स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग, ये बिल्कुल इतने नहीं थे। 90s की बात अर्ली आप करें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना कॉमन नहीं था, शुगर इतनी कॉमन नहीं थी। ये पिछले 25 30 साल में इसमें ड्रामेटिक इंक्रीज आई है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें क्या है, प्री हाइपरटेंशन है, प्री डायबिटीज़ है, डिसलिपिडीमिया है, वेस्ट सरकमस्टेंस बढ़ी हुई है, पेट बढ़ा हुआ है, फैटी लिवर है, और ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो इसमें आ जाता है। बात वही है कि दो चीज़ें हमारी सोसाइटी ने नेगेटिव अडॉप्ट कर ली हैं, और हम चाहते हैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कन्विंस करने की लोगों को कोशिश करेंगे कि एक तो ना उस लाइफस्टाइल पर जाएं जो कि हमारे वालदैन का था, जी। हमारे बाप और दादा का था ना जी, उस लाइफस्टाइल पर जाएं, जी। पैदल चलना शुरू कर दें। और नंबर 2, सादा गज़ा जो है वो इस्तेमाल फास्ट करें। फूड। ये दो चीज़ें कर लें, और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी मिठाइयाँ सारा मिठाइयाँ, इन चीज़ों को अपने कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है ना जी, ये सिर्फ फंक्शन लेवल पर होती हैं, कोई महीने में एक आध फंक्शन हो गया, नहीं, इनको कम से कम इस्तेमाल करें। हेल्दी डाइट्स में ये नहीं आती, इनमें तेज़ी से वज़न बढ़ता है, और जब वज़न बढ़ता है तो वो शुगर और ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर को तरफ आपको पेशेंट्स को ले जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़
और दिल के मरीजों को आप देखें आरफ साहब कि इस वक्त हमारे पास 8 से 10 गवर्नमेंट ने कार्डियक इंस्टीट्यूट बना दिए हैं। कभी थी भला इतने पाकिस्तान में? कितने बिजी हैं। और कितने वो बनाएंगे। और आप कभी जाएं पीआईसी में या एमआईसी में तो वहाँ दिल धरने की जगह ही नहीं है। लगता है कि हर बंदे को दिल का अर्जा हो गया है। वजह यही है कि लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह नहीं जाते। नहीं आ रहे। और हमारा ये साउथ एशियन होना भी हाँ, जो है, इसके ऊपर स्टडीज़ अगेन हुई हुई हैं कि हम जो है वो हार्ट प्रॉब्लम में ज़्यादा हमारा रिस्क होता है आम पॉपुलेशन दुनिया की निस्बत। शुगर का रिस्क हमारा ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ आपको बचा सकती है ना जी, वो तो यही है। कम्युनिटी के अंदर ये मैसेज बहुत तेज़ी से जाना चाहिए, अक्सर जाना चाहिए कि सादा तर्ज ज़िंदगी को अडॉप्ट करें और कुछ ना कुछ जो है ना पैदल चलना पैदल चलें, वर्जिश करें, क्योंकि हम जिससे भी और कहते हैं, वजन को ना बढ़ने दें। अगर किसी पेशेंट को कहते हैं ना कि आप वॉक करें, या वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का होता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। ये एक बहुत प्रॉब्लम है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त ये अक्सर लोग यही जवाब देते हैं कि कॉम्पिटिटिव लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है और मेरे पास टाइम नहीं है। मगर आप देखें ना, बात तो सारी ज़िंदगी की यही है कि वो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि पैसा कमाना और ज़िंदगी का साइकिल चलाना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर इससे ज़ाहिर है ज़िंदगी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुदा ना खास्ता ज़िंदगी को कुछ हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है या आपको किसी को फालज का झटका लगता है, तो वो तो फिर ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर सकता और ज़िंदगी का इंजन ही रुक जाता है। तो फिर कहाँ जाएगी वो सारी चीज़ें। तो इसलिए ये तो मस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दें। अल्लाह ताला ने ये एक ही ज़िंदगी दी है, ये बहुत प्रीशियस है, ये दोबारा नहीं मिलनी। तो इसके ऊपर आप अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते इस ज़िंदगी के लिए, तो फिर तो ज़्यादा। जाते हैं। सर, अब एक उस टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स भी कई दफ़ा मरीज़ बनते हैं और बड़ी दफ़ा बनते हैं। सारे डॉक्टर्स नहीं, आखिर बीमार भी होना है और मरना भी है, और ये पल तो पल की ज़िंदगी है, ज़्यादा लंबी तो है कोई नहीं। तो जब हम बीमार होते हैं तो फिर हमें एहसास होता है, कई दफ़ा हम कोशिश तो करते हैं पेशेंट के साथ हमेशा ही सिंसियर रहने की, लेकिन जब बीमार होते हैं फिर पता चलता है कि यार बीमारी है कितनी मुश्किल। तो कोई अपना वाक़या आप ये मैं हमारे कोविड के अरसे में तो कुछ हमारे डॉक्टर्स को आपको पता ही है कि जानने वाले भी ऐसे थे जो कि कोविड की वजह से ज़िंदगी अपनी हार बैठे। अच्छा, शुगर और ब्लड प्रेशर और दिल की तकलीफ़ ये बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर भी। जी। अब उसकी वजह एक तो ये है कि ज़ाहिर है हमारा लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और कुछ डॉक्टर हजरात जो हैं वो वॉक भी नहीं करते और ज़्यादा टाइम अपना प्रैक्टिस को देते हैं, बैठे रहते हैं। तो मैं खुद भी काफ़ी बड़े क्राइसिस से दिल के गुज़र चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत सेहतमंद फील करता था, मगर हमारी जो फैमिली है उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ननिहाल की तरफ से, उनमें दिल की तकलीफ़ है। और हालांकि वो एक्टिव हैं, गांव में रहते हैं, मगर इसको बोलते हैं ना जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स को आप बदल नहीं सकते। वरासत नहीं चाहिए। जो अल्लाह ताला ने जिन जीन्स आप में बना दिए हैं ना जी, वी आर साउथ एशियन, वी आर लिविंग इन पंजाब। तो हमारी जो रेस है इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो फिर हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जेनेटिक्स के होते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको शुगर होनी है, माँ बाप को शुगर है आप में भी आएगी, या ब्लड प्रेशर है और दिल की तकलीफ है उनको है तो आप में भी आएगी, तो आप उसको डिले कर सकते हैं बहुत देर तक। कि आप एक अगर हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं ना तो फिर आप इन चीज़ों को डिले कर सकते हैं। मगर ये है कि जब आप इन कैफियत से गुज़रते हैं तो डेफिनेटली फिर आप और ज़्यादा पेशेंट्स के करीब हो जाते हैं और आप उनकी जो बीमारी है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस करते हैं क्योंकि आप उसमें से खुद गुजर चुके हैं। फिर आपको एहसास होता है कि है बड़ा ये कितना जिसे मुश्किल कहते हैं है। ना कि वो जब खुद बीतती है तो वो फिर ज़्यादा आपको लेसन सिखा देती है कि ये कितना मुश्किल है मरीज़ बनना। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ, हमेशा से बड़ा मज़ा आता है। मैं तो 2014 से रेगुलर आपके पास हाज़िर होता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम ना इंशाल्लाह एक और सेशन रखें और ऐसा ही कुछ मज़ीद आपसे सीखने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि हमारे सुनने वालों के लिए भी ये बहुत अहम होगा कि बड़ी ऐसी बातें जो आपने शेयर की जो कि शायद बंदा हर सिटिंग में पेशेंट्स को बता भी नहीं सकता। कभी एक दफ़ा टाइम निकाल के महीने 1.5 महीने में हमें दिया करें ताकि अपना सारा जो है वो आप लोगों तक पहुंचा सकें।
ताकि लोग सुन सकें और फ़ायदा उठा सकें और अवेयरनेस बढ़ सके। क्योंकि जैसा मैं अभी कह रहा था कि है तो ज़िंदगी पल दो पल की, पता नहीं कल हमने नहीं होना। वो कहते नहीं मैं पल दो पल का शायर हूँ, वो शायर चला गया बेचारा। इसी तरह हम पल दो पल के डॉक्टर हैं, कल हमने नहीं होना, डेफिनेटली नहीं होना। पिछले 50 साल पहले हम नहीं थे, 50 साल बाद में भी हमने नहीं होना। अब कितना होना ये तो अल्लाह को पता है। तो चलो कुछ ना कुछ मैसेज शेयर होता रहना चाहिए। हाँ, नहीं, ये आरब साहब बहुत ही अच्छा ये मैसेज है आपका कि ज़िंदगी का तो बिल्कुल नहीं पता है। हर शख्स यही सोचता है कि मुझे 60 70 80 साल की ज़िंदगी मिलेगी, मगर अपने अपने इर्द गिर्द जब नज़र दौड़ाते हैं तो उससे पता चलता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मेरे अपने क्लास फेलोज़ मैं देख रहा था कि उनमें से कुछ की डेथ हो चुकी है। मेरे से जूनियर क्लासेस की 5-5 6-6 7-7 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है मुख्तलिफ वजूहत से, चाहे किसी को कैंसर हुआ या कि दिल की तकलीफ या व्हाटसोएवर एक्सीडेंट हो गया कुछ का। तो ज़िंदगी तो बहुत ही अनसर्टन है। इसमें अच्छाइयाँ बांटना और लोगों के काम आना और अवेयरनेस पैदा करना और ये खिदमत है, खिदमत खल्क है, और इसका तो बहुत ही बड़ा अजर है। थैंक यू वेरी मच आरब। सर वेरी वेलकम सर। हमें थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। सारी अवेयरनेस तो आपको पता है कि हम कर ही नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। अपने वो हम थोड़ा सा अपना दिया चला सकते हैं, लेकिन जो इतना है कि मेरा ख्याल है कि शायद हमसे बड़ा है काम। हाँ, बस अपनी कंट्रीब्यूशन लिटिल बिट। यूरोप में अगर आप देखें ना कि अवेयरनेस का क्या लेवल है लोगों का, उनके पास वेबसाइट्स हैं, उनके पास चैनल्स हैं, उनके पास NHS है, हर बंदे मैं तो इस चीज़ पर भी बहुत ही कई दफ़ा परेशान होता हूँ। टीवी जब खुलता है तो तकरीबन आपको पता 90% हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो सियासत के ऊपर चल जी रहे होते हैं या कोई ड्रामे। मगर कोई भी जो हमारे फ़र्ज़ करें, हम इसी की बात कर लें मेडिकल की, कि हमारे जो चैलेंजेस हैं इस वक्त कौम को दरपेश, उसके ऊपर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और एज ए नेशन हमें उसके ऊपर काफ़ी यानी कि काम करने की ज़रूरत है। सर मैं बड़ी देर से सोचता था कि आपकी जो बातें हैं ना रिकॉर्ड कर ली जाएं, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। बड़े चैलेंजिंग केसेस हैं जो आप बताते हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के काम आ सकती हैं। लेकिन अब मेरी रेगुलर कोशिश होगी कि आपकी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर लें, जैसे बड़ा काम आती हैं जो पहले ज़माने में तो लोग लिख के चले जाते थे ना। डायरी लिखते थे, मेरे वाले साहब अब भी लिखते हैं। वो उनको पूरी उन्होंने आदत बनाई हुई है। तो अब तो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और आप उसके थ्रू। शेख सादी ने कहा था ना कि आप 30 साल की उम्र सीखें, फिर 30 साल में कोई काम करें और फिर आखिरी 30 साल में आप लिखें लोगों के लिए, हैं। तो हम चलो अब इतने बिजी हैं, शायद लिखना हमारे लिए मुश्किल है, तो चलो अब इतना मीडिया आ गया है, कुछ ना कुछ बंदा रिकॉर्ड करके अपना एक्सपीरियंस। मैं यही कहता हूँ कि हमें इस कंट्री ने सब कुछ दिया है। मैं इस फ्री पढ़ा हूँ कि इसे स्पेशलाइजेशन की है, कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ, सारा कुछ इस कंट्री का दिया हुआ ही है। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको भी तो कुछ रिटर्न करना है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। मुल्क को, इस कौम को, उन लोगों को जो कि डिप्राइव्ड तबका है, उनको इतने मौके नहीं मिल सके कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ले। गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं कि जिसमें ठीक है हम बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं ला सकते, मगर कहते हैं कि अगर आप चंद ज़िंदगियों में भी चेंज ले आएँ तो ये भी तो बहुत। वो आपकी ज़िंदगी फिर काम। सर थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू।